सो हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और ये चैप्टर का नंबर था चैप्टर 9। एनआईओएस की क्लास 12th हिस्ट्री से चैप्टर था। इसी चैप्टर को समझने के क्रम में यह रहेगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं कि इससे पहले हमने किन किन बातों को पढ़ा है। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे इस्लाम धर्म के उदय के साथ साथ यहाँ पर भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण हमें देखने को मिले, जिसमें स्टार्टिंग पे जो आक्रमण हुए भारत पर उसमें सिर्फ दौलत और धन की लूट करना प्लस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य इन लोगों का रहा। बराबर, इतना बात। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड तुर्क आक्रमण होता है जिसमें मोहम्मद गौरी के माध्यम से, और इस वाले आक्रमण में क्या हुआ, जो गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया, इसमें दौलत और धन लूट का उद्देश्य नहीं था। क्या था फिर उद्देश्य? उद्देश्य था साम्राज्य की स्थापना करना और अपने साम्राज्य की विस्तार करना। मतलब भारत पर आओ, कोई क्षेत्र जीतो, वहां पर राजा की तरह, मतलब राजा तो हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी उसमें, और इनके उसमें कहेंगे इसको सुल्तान। सुल्तान नाम से डिनोट करेंगे, जैसा हम हिंदी में जो हिंदू वंश के जितने भी रहे, जो राजा रहे, उनको राजा महाराजा कहते थे, यहाँ पर सुल्तान नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो गौरी का टारगेट ये था कि भारत में आओ, अपना साम्राज्य स्थापित करो, साम्राज्य का विस्तार करो और यहाँ पर सुल्तान बन करके रहो। इसी क्रम में हमने देखा कि गौरी ने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। एक था पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, और जो ये पृथ्वीराज चौहान जी के साथ युद्ध लड़ा, इस युद्ध का जो इम्पोर्टेंट बात था वो यह था कि तो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ इनकी पहली लड़ाई होती है, किसकी? गौरी की। और इस फर्स्ट वाली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, और इस पहले लड़ाई का नाम क्या था? तराइन का युद्ध फर्स्ट। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। गौरी कुछ समय बाद, लगभग 1 साल बाद, फिर से यहाँ पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान जी के साथ फिर से युद्ध लड़ता है और सेकंड वाले युद्ध में जीत जाता है। कुछ समय बाद गौरी क्या करता है, गढ़वाल वंश के जयचंद के साथ भी एक युद्ध लड़ता है और इस युद्ध को भी जीत लेता है और कन्नौज और बनारस वाले क्षेत्र पर भी विजय हासिल कर लेता है। और पृथ्वीराज चौहान लगभग दिल्ली के नियर बाय वाले एरिया के शासन करते थे और उत्तर भारत का लगभग एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इन्होंने अपनी एक स्थापना करी हुई थी पृथ्वीराज चौहान जी ने। तो ये दो युद्ध जो रहे हैं इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये दो युद्ध काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो आपको ये याद रखने ही चाहिए, तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध, क्योंकि इन दो युद्धों ने ही एक भूमिका बनाई है जो मुस्लिम शासन भारत में शुरू हुआ। कहीं ना कहीं ये दो युद्ध ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये दो युद्ध गौरी नहीं जीतता तो शायद कहानी कुछ और होती भारतीय इतिहास की। तो इसीलिए आपके सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो युद्ध को अच्छे से समझ लेना। इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है, यहाँ पर सिर्फ मैं रिवाइंड और रिकैप करके आपको कहानी आगे की समझाने के लिए भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो युद्ध होते हैं। अच्छा, एक समय ऐसा आता है कि मोहम्मद गौरी जब है, अब भारत में उसने स्थापना कर ली है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो भारत की एक सबसे शक्तिशाली शक्ति थे। मतलब उत्तर भारत में अगर हम बताएं तो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में पृथ्वीराज चौहान जी थे। उन्होंने लगभग संपूर्ण अपने आसपास के जितने भी वंश थे उन सबको जीता हुआ था। तो ऑटोमेटिकली जो पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा, अपने आप भाई वो पृथ्वीराज चौहान की जगह ले ली उसने। तो वो अगली शक्तिशाली शक्ति कौन बन गया भाई? वो बन गया जिसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और वो कौन था? मोहम्मद गौरी। तो गौरी का यहाँ पर से नाम स्टार्ट हो गया, साम्राज्य स्थापना हो गई, साम्राज्य का स्थापना के साथ साथ विस्तार भी हो गया, मतलब फैलाव, फैलने भी लग गया। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, डेड। अब मोहम्मद गौरी यहाँ पर गया मर।
इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने तो बहुत सी जगह पर साम्राज्य स्थापना कर लिया, साम्राज्य का विस्तार हो चुका है, जिसमें भारत भी बहुत सारा, भारत का लगभग सबसे ज्यादा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर मोहम्मद गौरी का शासन था। तो उसके बाद क्या होगा, अब वो पूरी कहानी हम लोग इस वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो भाई मोहम्मद गौरी की हो गई है मृत्यु। अब इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो इसके गुलाम थे, मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे इसने जीत हासिल कर रही है, जहां जहां मोहम्मद गौरी का शासन प्रशासन चलता है, तो वहां 24 घंटे मोहम्मद गौरी तो नहीं रहेगा। वहां पर इसके अपने कुछ विश्वसनीय दास थे। इसके दास उन जगहों को देखा करते थे। अब इन दासों ने क्या करा, जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, ये लोग खुद उन क्षेत्रों के स्वयं शासक बन गए। अब ये लोग वहां के एजा सुल्तान की तरह कार्य करने लग गए। जैसा हम लोग अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पर जैसे राजा महाराजा लोग कार्य करते थे, जिस क्षेत्र के राजा होते थे, वैसे ही मुस्लिम उसको सुल्तान का नाम दिया जाता है राजा को। तो ये जो गुलाम थे, अब ये खुद वहां पर सुल्तान के तौर पर कार्य करने लगे। ये लोग तो पहले वहां पर दास थे। तो क्या हुआ कि इसी क्रम में देखो, आपके जो इसके प्रमुख दास कौन कौन से थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका, गौरी का, ध्यान रहे। एक था यलदौज, एक था कुबाचा और एक था अली मर्दान। ठीक है, ये चार थे। इन चारों ने अलग अलग क्षेत्रों पे अपना शासन करना शुरू कर लिया। जैसे कि उत्तर भारत वाले क्षेत्र पर इसने कुतुबुद्दीन ऐबक पे, गजनी वाला क्षेत्र, गजनी बोले तो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है। कुबाचा ने सिंध वाले क्षेत्र, सिंध कहाँ है आज की तारीख में, पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, ठीक है। और अली मर्दान बंगाल वाला क्षेत्र में, जो हम आज अपने नक्शे में देखते हैं बंगाल, किंतु जो उस समय का बंगाल है उसमें आज का बिहार भी, बंगाल भी और बहुत सारे क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के कंबाइंड थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था बंगाल। यहाँ पर अभी बंगाल का डिवीजन नहीं हो रखा है, ठीक है। तो ये कुछ उसके प्रमुख गुलाम थे, दास थे, जिन्होंने अपनी अपनी सत्ता शुरू कर ली। अच्छा, अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, हम पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया रहेगा मैं उसी हिसाब से वही वही कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपको जितना भी आपका सिलेबस है वो तो पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बेसिकली आपको पहले आनी चाहिए, तभी जाके आप आगे की कहानी समझ पाते हैं। तो समय समय पर मैं उन चीजों को भी बीच बीच में समझाता रहूंगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत वाले क्षेत्र पर शासन करना शुरू करा। क्योंकि 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 कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम है, ये गुलाम है। अब इसने अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही शासन करना शुरू करेगा, जैसे ही सुल्तान की तरह कार्य करना शुरू करेगा, तो यहीं से भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और उसने सल्तनत एक तरह से अपनी शुरू कर दी है, एक अपना साम्राज्य शुरू कर दिया है, वंश शुरू कर दिया है। तो ये कहा जाएगा गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कह सकते हैं। मामलुक वंश का मतलब क्या है, देखो गुलाम मतलब तो आप समझ गए। मामलुक गुलाम ही को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके समझें, कैटेगराइज करें अलग अलग पार्ट में, तो गुलाम भी कई तरह के होते हैं। एक गुलाम वो होता है जो घर का झाड़ू पोछा कर रहा है ना। कोई ऐसा गुलाम है जो अलग तरह की गुलामी कर रहा है। लेकिन जो ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक तरह से वो वाला गुलाम नहीं था। ये लोग थे सैन्य में, सैन्य मतलब सेना में, सेना में जो लोग गुलाम के तौर पर रखे जाते थे उन्हें कहा जाता था मामलुक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक भाई सेना का गुलाम था, तो एक प्रतिष्ठा का सवाल बनता है। तो इस तरह से मामलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की शुरुआत कर दी और शुरुआत हो जाती है, मैंने बता दिया, सैन्य अभियानों में लिए खरीदे गए गुलाम थे ये लोग, ठीक है। गुलामों को खरीदा करते थे बेसिकली। तो ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ना है गुलाम वंश। गुलाम वंश को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और समझाता हूं। तो गुलाम वंश पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा था एक बात। सबसे पहले आप ये समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एंड विस्तार। बेसिक बातें जो इस दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है उसको अब हम यहां पर समझेंगे।
मैं आपको ये बातें बाद में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो समझाए बिना आपको दिल्ली सल्तनत समझ में आना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो समय रहा है ये रहा है 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, इंग्लिश में कहेंगे तो एडी। इस वाले समय को इतिहास में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। साथ ही साथ इस समय पर जितने भी शासक वर्ग रहेंगे जो रूल करेंगे, जैसे राजा हुआ करता था, उनको सुल्तान नाम से डिनोट किया जाएगा। तो याद रखें, जैसे हम लोग अभी तक राजा महाराजा कह रहे थे, यहाँ पर अब सुल्तान वाला टाइटल आपको देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक वाले समय को कहा जाता है और इस समय के दौरान जितने भी शासक आएंगे उनको सुल्तान नाम से कहा जाएगा। और ये 1206 से लेकर के 1526 तक का जो ये टोटल समय अगर हम देखें तो ये नियर बाय बनता है हमारा 320 वर्ष का। तो भारत पर लगभग इन 320 साल तक मुस्लिम लोगों ने शासन करा है, बराबर। लेकिन इस 1206 से लेकर के 1526 के बीच में कितने वंश हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखें, इसमें हमें देखने को मिलते हैं कुल 5 वंश। ध्यान से समझे, हमें देखने को मिलते हैं कुल 5 वंश। अब ये 5 वंश कौन कौन से हैं देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम गुलाम वंश की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भाई गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद हमने क्या पढ़ना है, खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हमने क्या पढ़ना है, तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद हमने क्या पढ़ना है, सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद हमने क्या पढ़ना है, जो अंतिम रहेगा गुलाम वंश या मामलुक वंश के क्रम में, वो रहेगा लोदी वंश। तो ये कुल मिलाकर के हमने ये 5 वंशों के बारे में पढ़ना है और इसी के साथ हमारा यहाँ पर से ये दिल्ली सल्तनत जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका जो एक बेसिक जो एक गुलाम वंश वाला टाइटल है उसको हम पूरा यहाँ पर वे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 5 वंश हमने देखने हैं दिल्ली सल्तनत में, जिसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर हम सबसे पहले जो हम ये गुलाम वंश पढ़ने वाले हैं, इसका समय कब से कब तक का है ये देखते हैं। ये शुरू होगा 1206 से लेकर के और चलेगा आपका ये 1290 तक। तो बस आप स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिकली मैं आपको अभी से ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको इससे कंफ्यूजन कुछ क्रिएट ना हो, हमने आगे क्या क्या पढ़ने हैं। तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग इन सब बातों को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुल मिलाकर के 1206 से लेकर के 1290 तक कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी, इन सब वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अभी आप ध्यान में रख लेना, आगे क्या क्या कहानी आने वाली है, ठीक है। तो यही सब मिलाकर के कुल मिला के 1206 से लेकर के 1526 तक का समय चलेगा, जो दिल्ली सल्तनत का समय है। और स्टार्टिंग में जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में 1206 से लेकर के 1290 तक का, इसको हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश है, समय 1206 से लेकर के 1290 तक का है और इस 1206 से लेकर के 1290 तक में कुल 11 शासक हमें देखने को मिलेंगे। और उन शासकों का क्रम देखते हैं पहले।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग आराम शाह के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में, फिर रुकनुद्दीन फिरोज रजिया के बारे में, फिर बहराम शाह, फिर अली उद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, फिर बलबन के बारे में, फिर ये कैकुबाद के बारे में, फिर कैयूमर के बारे में। तो कुल मिलाकर के ये क्या है, 11 हमें शासक देखने को मिलेंगे गुलाम वंश में। ठीक है, ये गुलाम वंश में। अभी हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश इसके बाद आएगा, यहीं पर से बता देता हूँ। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं, खिलजी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश के अंतर्गत कुल मिलाकर के 11 शासक या सुल्तान हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे एज अ सुल्तान की तरह पर। सुल्तान या सुल्ताना फीमेल वर्जन, सुल्तान में मेल आएगा, जो मेल मतलब जो पुरुष होगा वो सुल्तान कहलाया जाएगा, और जो महिला बनेगी अगर तो उसे क्या कहा जाएगा, सुल्ताना। बस ध्यान रखना। ठीक है, तो गुलाम वंश ये हुआ, इस हिसाब से कहानी पूरी बनती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ये बात दोबारा रिपीट, मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये शासक करने लग गया तो गुलाम वंश की शुरुआत हो गई, मामलुक वंश की शुरुआत हो गई। मामलुक सैन्य फौज के जो दास होते थे उनको कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें। सबसे पहली बात कि भाई गुलाम वंश का संस्थापक यही था। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे बचपन में दास के रूप में खरीदा था। देखो, एक ऐसा ट्रेंड है इस तरफ में, जो हम ये मुस्लिम आक्रमण या जो ये मुस्लिम आक्रमण के जो दास हैं, इन दासों के बारे में इंसानों की खरीद करी जाती थी एज अ स्लेव। नौकर कह लो या दास कह लो या गुलाम कह लो, इनको खरीदा जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था सबसे पहले फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने, या फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने सबसे पहले किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। इसके बाद इसे गजनी में मतलब अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान आपको मालूम है कि गौरी ने जीत लिया था, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। गजनी में गौरी ने इसे खरीदा था दास के रूप में, स्लेव के रूप में। ठीक, इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यों ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपाधियां भी दी गई, जैसे कि लाख बख्श भी इसे कहा गया है और पील बख्श भी इसे कहा गया है। लाख बख्श इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई ये लाखों का दान किया करता था। पील बख्श, पील मतलब हाथी, तो हाथियों का भी दान किया करता था, इसलिए इसे पील बख्श भी कहा गया है। 1208 में इसे गुलामी से मुक्ति मिल गई और वहीं से इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, मतलब सुल्तान भी अपने नाम में प्रयोग करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो यलदौज आपको अभी नाम याद आना चाहिए। गौरी के जो साम्राज्य था, इसके बाद इसका मैंने बताया था आपको 4 लगभग मुख्य दास थे। उन्हीं दासों में से एक यलदौज था जिसने गजनी पर अपना शासन शुरू कर दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गजनी को जीता और यलदौज से एक ये कामयाबी हासिल करी। दूसरी, जयचंद के उत्तराधिकारियों से कन्नौज और बदायूं को भी जीता। जयचंद के उत्तराधिकारी, जयचंद के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए उनसे उसने कन्नौज और बदायूं को जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इसकी योगान खेलने के दौरान हो गई। योगान मतलब पोलो, एक खेल होता है जिसमें आपने देखा होगा कि एक बॉल को एक स्टिक के माध्यम से एक गोल में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये घोड़े पर बैठ करके पोलो खेल रहे थे।
कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या योगान खेल खेल रहे थे और उसी दौरान गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इनका मकबरा लाहौर में बनाया जाता है। लाहौर आपको मालूम ही है, अगर आज देखोगे तो पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो मतलब कुछ स्थापना, मतलब घर बनाना, महल बनाना, कोई इमारत का निर्माण करना, तो इस तरह की बनावटी चीजों में अगर हम स्थापत्य कला के अंतर्गत कुछ देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही कुतुब मीनार जो है उसका काम शुरुआत किया गया था, लेकिन संपन्न नहीं हुआ था, केवल शुरुआत हुई थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी को मालूम है कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां धारण करी। गुलाम वंश के संस्थापक भी ये रहे। एज अ दास के तौर पर इनको फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था। इसके बाद गजनी में इसको गौरी ने खरीदा। इतिहास में इसकी उपलब्धियां पढ़ी हमने। लाख बख्श, पील बख्श, यलदौज को पराजित किया, गजनी जीता। जयचंद के उत्तराधिकारियों से बदायूं और कन्नौज जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु योगान या पोलो खेल खेलते वक्त हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर। मकबरा मतलब मरने के बाद किसी की जो डेड बॉडी को जो दफनाया जाता है उसके ऊपर एक महल जैसा, एक कमरे जैसा, एक छत जैसे आप समझ लो, इस तरह का बना दिया जाता है। तो इसका मकबरा लाहौर में बनाया गया। इसी के समय में कुतुब मीनार का काम शुरुआत हुआ, संपन्न नहीं हुआ था, ध्यान रहे। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मतलब अगला राजा या सुल्तान अब कौन बनेगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह, यह अगला शासक बनता है। लेकिन ये जो आराम शाह था ये इतना योग्य व्यक्ति नहीं था, या हम ये कहेंगे ये अयोग्य व्यक्ति था और एक कमजोर किस्म का सुल्तान या शासक था। ठीक है। और कुछ अमीर लोगों के सहयोग से ये अगला उत्तराधिकारी या एक तरह से कहें तो अगला सुल्तान, या जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक था अब उस जगह पर उसके बाद उसकी गद्दी पर आराम शाह बैठेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कमजोर था और एक अयोग्य किस्म का शासक था और कुछ अमीर वर्ग के सहयोग से ये राजा, या राजा तो नहीं कहेंगे, सुल्तान बन चुका था। अब यहाँ पर ये अमीर वर्ग का मतलब क्या है? देखो, अमीर वर्ग ऐसा कहा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क हैं इन लोगों का शासन चल रहा है। तो जो ये तुर्क हैं ये जो उच्च पदों पर हैं, मतलब उच्च पद पर, मतलब हाई पोस्ट, आज कहते हैं ना बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं, कोई एसएसपी है, कोई गवर्नर है, कोई बड़े बड़े पोस्टों के नाम है अलग अलग, कुछ भी कह लो। तो ये कुछ इसी तरीके से समझो कि बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हुआ करते थे ये लोग। तो इन्हीं को कहा जाता था अमीर वर्ग। जितने भी हाई हाई ऑफिसर हैं तुर्क वर्ग के, उनको कहा जाता था अमीर। तो अमीर का मतलब ये मत समझना कि धनवान व्यक्ति वाला अमीर। ये जो बड़े बड़े पदों पर, पोस्टों पर नियुक्त हैं, ठीक है, शासन प्रशासन में, उन लोगों को कहा जाता है यहाँ पर अमीर। तो कुछ अमीर वर्गों के सहयोग से आराम शाह अगला शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। साथ ही साथ कुछ तुर्क अमीर किसके? इल्तुतमिश के पक्ष में थे। अब इल्तुतमिश के पक्ष में हैं कुछ लोग और कुछ लोग हैं आराम शाह के पक्ष में। कुछ लोग हैं दोनों की तरफ, लेकिन बल कौन गया है? अगला शासक आराम शाह। आगे चल के कहानी में क्या मोड़ आता है कि आराम शाह जो है ये केवल 8 महीने के लिए ही एज अ शासक बन के रह पाया, या सुल्तान, केवल 8 महीने के लिए। 1211 में एक लड़ाई होती है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में, और इस लड़ाई का नाम था जूत की लड़ाई या जूत का युद्ध। ठीक है। युद्ध का परिणाम क्या होता है?
युद्ध के परिणाम का होता है कि इल्तुतमिश इसमें जीत जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगला शासक अब कौन बनेगा? इल्तुतमिश। बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझने का अपनी तरफ से पूरा कोशिश कीजिए। दोबारा से इसको रिकैप करके समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दास के रूप में था, अगला इसने अपना वंश शुरू कर दिया, तो यहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है, उसमें इसका बेटा जो था आराम शाह, उसको अगला शासक बना देते हैं। लेकिन आराम शाह एक कमजोर और एक अयोग्य किस्म का शासक था, जो कि कुछ अमीर वर्ग के सहयोग से राजा या सुल्तान बन चुका था। ठीक है, लेकिन कुछ तुर्क अमीर जो लोग थे, मैंने आपको बताया अमीर का मतलब क्या हुआ, कुछ उच्च पदों पर जो लोग नियुक्त थे उस समय पर उनको अमीर कहा जाता था। तो तुर्क अमीर कुछ लोग थे इल्तुतमिश के फेवर में। आगे चल करके क्या होता है कि आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम दिया गया जूद की लड़ाई, और इसमें आराम शाह हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है, जिसका सीधा सीधा यह मतलब निकलता है कि अब गुलाम वंश का अगला शासक कौन रहेगा? इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी बातें देखते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। चलो, तो भाई इल्तुतमिश का टॉपिक आ चुका है। गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, गौरी था फर्स्ट, इसका दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम है और ये इल्तुतमिश तो गुलाम का भी गुलाम है, तो इसीलिए क्या कहा गया? इल्तुतमिश को भाई गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के अगर हम शासन काल की बात करें तो 1210 से लेकर के 1236 का समय। ठीक है, अब जैसे गुलामों का गुलाम है तो उसके आगे लिखा भी यहाँ पर कि 1 लाख मुद्राओं में इसको खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था, कौन? इल्तुतमिश। आराम शाह को पराजित करने के बाद शमशुद्दीन बताया अपने आप को और नाम रख दिया शमशुद्दीन, और कहा कि मैं शमशी वंश का हूं, क्योंकि ये एक गुलाम के तौर पर आज आया था, ये सबको मालूम था। तो अपनी एक छवि सुधारने के लिए शासन प्रशासन में कि भाई मैं किसी कारणवश गुलाम बना हूं, लेकिन मैं एक बहुत बड़े वंश को बिलोंग करता हूं, शमशी वंश उसी को डिनोट करता है। तो इन्होंने उस वंश से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए बारे में बता दिया बाद में, भाई मैं शमशी वंश हूं, और खुद को अपने एक तरह से शमशुद्दीन से डिनोट किया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया। देखो, जो ये गौरी था ये गजनी का था। गजनी कहाँ है भाई? अफगानिस्तान। गजनी और गौर अफगानिस्तान में। तो बेसिकली जब गौरी का शासन चल रहा है तो सारा रूलिंग तो वहीं से चल रहा था, गौर और गजनी वाले क्षेत्र से, मतलब अफगानिस्तान से। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इसने दिल्ली को स्वतंत्र कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब ये वहां से मान्यता नहीं लेता है, वहां से मान्यता नहीं लेकर के, जबकि बगदाद में, ईरान का जो बगदाद है, वहां के अब्बासी वंश के खलीफा मुंतसिर अल बिल्ला से ये मान्यता ले लेता है। तो एक तरह से इसने दिल्ली को इंडिपेंडेंट कर दिया कि अब उनके अधीन नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए कि दिल्ली को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया का मतलब क्या है। मान्यता अब गैर गजनियों से ले रहे हैं, गजनियों से नहीं। ठीक है, जो कि बगदाद के अब्बासी वंश के खलीफा मुंतसिर अल बिल्ला से। ठीक है, तो वहां से मान्यता ले लिए तो ऑटोमेटिकली जो ये गौर और गजनी का जो सिस्टम था, जो वहां से कंडक्ट हो रहा था, एक तरह से उधर से नहीं लेकर के ये बगदाद से ले लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बगदाद मतलब आपका इराक वाला जो इराक है। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन में था तो उस समय उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहां कर देता है भाई? दिल्ली। ठीक है,
तो ये कुछ कुछ बातें हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। प्रशासन में मतलब किस हिसाब से उसका पूरा साम्राज्य चलेगा, किस हिसाब से वहां पर नियंत्रण करा जाएगा, जो जो क्षेत्र है उनमें क्या क्या नए नए नियम कानून बनाए जाए कि हमारा जो संचार है, जो हमारा जहां जहां तक हम लोग रूल कर रहे हैं उस जगह को हम लोग अपने अंडर कंट्रोल कैसे रखें। तो उसके लिए पॉलिसीज बनती हैं, कुछ नीतियां बनती हैं। तो इल्तुतमिश ने प्रशासन में कुछ ऐसे ही निर्णायक फैसले लिए, महत्वपूर्ण फैसले लिए। तो यही कहा जाता है कि प्रशासन में मजबूत नींव रखी। अब ये प्रशासन में ऐसा क्या काम कर दिया जो इतनी तारीफ हो रही है कि प्रशासन की मजबूत नींव रखी। चलिए इसको समझते हैं। इल्तुतमिश ने एक इक्ता नाम की व्यवस्था शुरू करी। बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। इल्तुतमिश ने प्रशासन की मजबूत नींव रखी में एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि इसने प्रशासन में एक मजबूत नींव रखी, वो क्या थी कि इल्तुतमिश ने एक इक्ता व्यवस्था लॉन्च करी। ये इक्ता व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। समझिए, जो दिल्ली सल्तनत है, अगर मैं नक्शे में इसका पूरा ऐसी एक डायग्राम बनाऊं तो समझ लीजिए ये येलो कलर से जो बना रखा है ये कुछ एरिया है। ये पूरा दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है जहां जहां पर अभी इल्तुतमिश का शासन चल रहा है। उदाहरण के लिए है ये, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या करा भाई, इन्होंने ये पूरा क्षेत्र में टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। जैसे व्हाइट व्हाइट डॉट्स कर रहा हूं, ये कुछ कुछ टुकड़े इस तरीके से बांट दिए, ठीक है। इन जगहों को, पूरी टेरिटरी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़े को क्या कहा गया, इक्ता। ये भी इक्ता, ये भी इक्ता। इस तरह से ये इक्ता व्यवस्था लॉन्च कर दी। अच्छा, इस इक्ता व्यवस्था में होता क्या था। सपोज करो ये वाला एरिया जो है यहाँ का एक इक्ता कर दिया। अब इस इक्ता में एक अधिकारी नियुक्त करा जाएगा जिसका नाम क्या कह दोगे आप, इक्तादार। इक्तादार नाम की व्यवस्था लॉन्च कर दी। अब ये इक्तादार का कार्य क्या होगा। इस इक्तादार के कार्य ये होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन पूरी बट चुकी है, इधर 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 ये व्हाइट डॉट्स बना रखे हैं, तो ये इक्ता में बांट दिया और प्रत्येक इक्ता का अपना एक इक्तादार होगा। ये इक्तादार होंगे। अब इन इक्तादारों का कार्य क्या होगा, ये इक्तादार नियुक्त तो कर दिए, इल्तुतमिश कर रहा है, ये सब बात ध्यान रखना, ये इक्ता व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग। ये इक्तादार क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र की रखवाली करेंगे। भाई जैसे इस क्षेत्र का जो इक्तादार है, इसको अलग कलर से दिखाता हूं। ये जो रेड कलर कर दिया, आप समझो इस रेड वाले क्षेत्र का जो इक्तादार है वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड है, दूसरे वाले से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ का इक्तादार अपने क्षेत्र से संबंधित कार्य करेगा। क्या करेगा, अपने क्षेत्र की रखवाली करेगा। सबसे पहली बात, अपने क्षेत्र से भू राजस्व वसूल करेगा, एक तरह से टैक्स समझ लो, रेवेन्यू, ठीक है। यहां पर से वो भू राजस्व वसूल करेगा। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए घोड़े हाथी का प्रबंध करेगा खुद इक्तादार। इक्ता से स्वयं के खर्चे चलाएगा। अब देखो ये इक्तादार है, ये अपने क्षेत्र से एज अ सिंपल भाषा में पैसा या कुछ मॉनेटरी कुछ भी रिवॉर्ड हासिल कर रहा है, वहां से कलेक्शन कर रहा है पैसे का, आसान से आसान भाषा में कहे तो। अब पैसा जो कलेक्ट हो रहा है, ये पैसा जो है इससे क्या करेगा, अपना खर्चा चलाएगा, इक्ता से स्वयं के खर्चे चलाएगा। तो ये इक्ता व्यवस्था वही हुई जो ये रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी कलेक्शन हो रहा है अपने क्षेत्र से, उस खर्चे से ये इक्तादार स्वयं के खर्चे चलाएगा। स्वयं के खर्चे का मतलब क्या है भाई, अपने क्षेत्र की रखवाली कर, क्षेत्र की सुरक्षा के लिए घोड़े हाथी का प्रबंध कर, इस तरह के काम करेगा। और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा पैसा वो केंद्र को वापस कर देगा। कैसे, सपोज करो ये रेड वाले को एग्जांपल लेते हैं। यहाँ के इक्तादार ने कुछ इक्ता इकट्ठा करा, मान लो 100 रुपए कलेक्ट कर लिए।
आज के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। 100 रुपये इकट्ठे करें, अपने क्षेत्र की सुरक्षा, हाथी घोड़े इस तरह की सब खर्चे मिला करके उस क्षेत्र से रिलेटेड जो इक्तादार को करने पड़ रहे हैं वो आ गया मान लो 90 रुपये। तो 100 रुपये में से 90 रुपये तो इक्तादार के खर्च हो गए उस क्षेत्र की सुरक्षा और जितनी भी उसकी ड्यूटीज बनती हैं इक्तादार की उन सबको निभाने में। तो बचे कितने, ये 10 रुपये। अब ये 10 रुपये क्या करेगा ये इक्तादार, ये भेज देगा सल्तनत, मतलब जो सेंटर में राजा बैठा है, मतलब इल्तुतमिश के पास। और जो ये एक्स्ट्रा 10 रुपये बचे हैं इसे कहा जाता था फवाजिल। तो इक्ता व्यवस्था में जो इक्ता से स्वयं के खर्चे करने के बाद जो बकाया बचता था वो केंद्र को वापस करेंगे। केंद्र का मतलब जो इल्तुतमिश है, जो केंद्र सरकार है, जो शासन कर रहा है, उसको वो पैसा वापस करेंगे और उसको कहा गया है फवाजिल। बराबर इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप सबको। तो अब प्रशासन में और क्या क्या काम थे भाई। इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगानी नाम का दल बनाया, एक ग्रुप बनाया समझ लो, जिसमें 40 लोग थे। सिंपल भाषा में 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, एक गैंग बनाया। गैंग मत लिख देना, मैं समझा रहा हूं खाली कि इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगानी या 40 दल नाम से एक अपना एक ग्रुप बनाया, एक दल बनाया। आपने दल लिखना है, ठीक है, ये गैंग वैंग मत लिख देना। तो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी नाम से या 40 दल नाम से अपना एक दल बनाया। अच्छा, ये दल बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, मतलब आराम शाह को हरा करके, तो बहुत से अमीर वर्ग, याद रहे प्रशासन में जो उच्च पद पर है उनको अमीर कहा जाता है, तो बहुत से अमीर वर्ग इनके विरोध में थे, इनसे खुश नहीं थे। ठीक, तो इल्तुतमिश को हमेशा ये बात का खतरा था कि ये पीछे पीछे कोई साजिश करके भाई मेरे को यहां से सफाया ना कर दे। तो इन सब बातों के लिए ही इन्होंने एक तुर्क ए चहलगानी नाम का अपना दल बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता है, जो 40 लोग का था। कहा जाता है 40 लोग का, किंतु 40 लोग से थोड़े से ज्यादा ही थे। तो ऐसा यहाँ पर लिखा है, देखिए आप, इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी वंश का बनाया। अमीर वर्ग के विरुद्ध इन्हें डाउट था। तो अमीर वर्ग मैंने आपको बताया, और इसी में 2 वर्ग हैं, कुतुबी और मुइज्जी। ये 2 वर्ग से इनको डाउट था कि ये कहीं ना कहीं कोई समस्या मेरे लिए भाई आने वाले समय पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्हीं सब से अपने खिलाफ हो रही साजिशों से बचने के लिए इन्होंने तुर्क चहलगानी या 40 दल का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है तुर्क चहलगानी, याद रखिएगा। प्रशासन में और क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए भाई इल्तुतमिश के द्वारा? तो भाई इन्होंने 2 तरह के सिक्के चलाए। एक चला चांदी का सिक्का, एक चला तांबे का सिक्का। चांदी तांबा तो हम आज कह रहे हैं, लेकिन उस समय पर इसको क्या क्या नाम दिए गए? चांदी को कहा गया टंका, तांबे को कहा गया जीतल। तो इल्तुतमिश ने प्रशासन में ये प्रमुख कार्य करे हैं जो मैं आपको अभी तक बता चुका हूं। एक बार दोबारा से रिकैप करो, फटाफट समझने में इजी होगा। इल्तुतमिश देख रहे हैं गुलामों का गुलाम था, क्योंकि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद एक गौरी का गुलाम था, उसने खरीदा था। समय शासनकाल देखें तो 1210 से 1236 तक चला। ऐबक का ये दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। आराम शाह को इसने हराया था। हराने के पश्चात जब ये शासन में बैठता है तो अपने को शमशुद्दीन नाम से डिनोट और अपने आप को शमशी वंश का बताता है। दिल्ली को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया, जहां पहले से ये गौर और गजनियों के अधीन था एक तरह से, उससे हटा करके इन्होंने बगदाद, जो कि इराक में है, वहां के अब्बासी वंश के खलीफा मुंतसिर अल बिल्ला से इन्होंने मान्यता ले ली। साथ ही साथ प्रशासन में इन्होंने मजबूत नींव रखी और जो राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली की ओर इन्होंने
स्थानांतरित करी, मतलब नई राजधानी अब दिल्ली बन गई। प्रशासन की मजबूत नींव रखी में एकता व्यवस्था लॉन्च कर दी गई। एकता व्यवस्था मैंने आपको बताया, पूरी सल्तनत या जितना उनका साम्राज्य था इल्तुतमिश के अंतर्गत, उस सब को इन्होंने एकताओं में बांटा। वहां पर एकतादार नियुक्त करे गए। वहां से जो कलेक्शन होता था उससे भाई अपने खर्चे चलाओ, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो केंद्र को वापस करो, और जो केंद्र को वापस करोगे उससे कहा गया फवाजिल। प्रशासन के अन्य कार्य में हमने देखा कि इन्होंने तुर्क चिहलगानी नाम का 40 लोगों का दल बनाया अमीर वर्ग के विरुद्ध, अपने आप को बचाने के लिए कि इनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनसे इनका बचाव हो सके, 40 दल। साथ ही साथ प्रशासन में इन्होंने 2 सिक्के चलाए, एक टंका और एक जीतल। जहां टंका चांदी को कहा गया तो वहीं तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। तो ये कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का साम्राज्य विस्तार। इल्तुतमिश का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार का मतलब पता है वो आप सबको, कई बार बता रखा है अगर सारे लेक्चर सही से देखें तो। साम्राज्य विस्तार का मतलब ये राजा है, ये ब्लैक डॉट वाला समझ लो, यहाँ पर आकर ये शासन कर रहा है। अब राजा इसने क्या करा, इस तरफ बढ़ा और इस वाले एरिया को भी जीत लिया इतना बड़ा, फिर और आगे बढ़ा, इस वाले क्षेत्र को भी जीत लिया। तो ये क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है साम्राज्य में, और इसी को क्या कहा जाता है, साम्राज्य विस्तार। तो भाई इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य विस्तार क्या क्या करा उसको देखते हैं। तराइन हरियाणा वाला में यलदौज को हराया 1215 में। पंजाब जीता, क्वाचा को पराजित करा 1217 में। दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। एक बार मंगोल आक्रमण भी होगा, अब वो समझाएंगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, समझने का मतलब नहीं, खाली इतना ही समझो कि दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया था। पूर्व भारत जो बंगाल वाला एरिया है वहां पर विद्रोह को शांत किया था, ठीक है। इन्होंने अपने बेटे को भेजा था वहां पर। 1226 में इन्होंने रणथंभौर जीता था, राजस्थान में एक जगह है। 1231 तक इन्होंने ग्वालियर, मंदौर, जालौर, बयाना तक को जीता। ये सब बातें, इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकलती है, तो इम्पोर्टेंट बात ये निकलती है कि जो ग्वालियर युद्ध जब जीता तो इसी समय क्या करा इल्तुतमिश ने, समझना ध्यान से, इल्तुतमिश ने क्या करा, जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के बाद अगला कौन गद्दी पर बैठेगा, तो उस चीज की इल्तुतमिश ने यहाँ पर घोषणा कर दी थी कि भाई उसके बाद कौन बैठेगा। तो वो नाम दिया यहाँ पर उन्होंने अपनी पुत्री का, जिसका नाम था रजिया। तो ध्यान रहे, इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी का फैसला या उस बात की घोषणा उन्होंने कब कर दी थी, तो ग्वालियर विजय या अभियान के दौरान ही इल्तुतमिश ने अपनी अगले उत्तराधिकारी अपनी बिटिया रजिया को घोषित कर दिया था कि मेरे बाद भाई गद्दी में अब कौन बैठेगा, तो वो रजिया बनेगी। क्योंकि इल्तुतमिश कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि जो उनके बेटे हैं वो इतने काबिल नहीं हैं एज जितनी की उनकी बिटिया है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट। अब और आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान, खुखियान में अफगानिस्तान के विरुद्ध एक अभियान था, एक युद्ध करने गए होंगे 1235 के आसपास, कौन, इल्तुतमिश। और इसी युद्ध के दौरान इनकी हो गई तबीयत खराब, किसकी, इल्तुतमिश की। तबीयत खराब होने के बाद भाई साहब वापस दिल्ली आते हैं और 1236 में अप्रैल के महीने में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश का यहाँ पर हो गया है अंत, उनकी हो गई है मृत्यु। ध्यान रहे कि इल्तुतमिश ने तो भाई घोषणा लेकिन पहले ही कर दी थी ग्वालियर विजय के दौरान ही कि भैया मेरी अगला सुल्तान मेरी बिटिया बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान, ये दोबारा यहीं पर वो इस बात रिपीट होकर के आ गई कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, रजिया को घोषित कर दिया था। लेकिन तुर्क अमीर वर्ग, फिर से याद रखो अमीर वर्ग किसे कहते हैं, उच्च पदों पर नियुक्त तुर्क जो भारत में रहे होंगे, उन लोगों ने
इस चीज का विरोध करा कि भाई महिला कैसे बन सकती है एक शासिका, हमारे ऊपर शासन ये कैसे कर सकती है। तो तुर्की अमीर वर्ग ने क्या करा, रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया अगला सुल्तान या अगला शासक। लेकिन इल्तुतमिश ने तो कहा था कि भाई मेरी बिटिया बनेगी। ठीक है भाई, रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? इल्तुतमिश का ही बेटा, और इसकी माँ कौन है? शाह तुर्कान। माँ कौन है? शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज बना अगला सुल्तान या अगला शासक। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान। उस समय जो सुल्तान है भाई, बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी, तो ये कन्फर्म मत समझना कि जो इनकी मम्मी है वो रजिया की मम्मी भी बनेंगी। चलो, तो रुकनुद्दीन फिरोज क्या है? अगला शासक बन गया। माता कौन है रुकनुद्दीन फिरोज की? शाह तुर्कान। अच्छा, शाह तुर्कान क्या थी? अपने बेटे के साथ साथ बेटा बना है शासक, लेकिन माता जी हस्तक्षेप करती थी, वो फैसले दिया करती थी, बहुत क्रूर क्रूर फैसले, मतलब दया नाम की कोई चीज ही नहीं, बहुत इस तरह से उनके निर्णय हुआ करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? तो जो बहुत क्रूरता दिखाती थी मतलब इनकी माता, और प्रशासन में भी दखल करती थी, मतलब इंटरफेरेंस होता था उनका भी, कोई फैसला तो उसमें उनकी भी राय चली जा रही है, और जो उनकी राय है वो बहुत क्रूर होते थे। किसी को अगर कुछ सजा भी देनी है तो इतनी क्रूर है, कोई फैसला कर रही है तो इतना क्रूर तरीके से कर रही है जिसमें इंसानियत और मानवता नाम की चीजों को देखा ही नहीं जाता है। ठीक है, होता क्या है, जब इतने इस तरह के आप फैसले करोगे, इस तरह की हरकतें करोगे, तो आपके खिलाफ लोगों के मन में असंतोष की भावना डेफिनेटली उत्पन्न होगी, मतलब लोग आपसे खुश नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट विद्रोह होगा, लोग आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, एक तरह से नाखुश रहेंगे लोग आपसे और आपका विद्रोह करेंगे। हुआ यही, रुकनुद्दीन फिरोज प्लस माँ का शासन चला जो, तो लोगों पे उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई, निर्ममता दिखाई, ममता नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो विद्रोह हुआ। अच्छा, अब विद्रोह हो गया तो मतलब जनता जो है वो खुश नहीं है, दिल्ली की जनता भी इन लोगों से कहीं ना कहीं नाखुश है, नाखुश है। तो ऐसी कुछ स्थिति है। इसी बात का फायदा उठाया किसने? रजिया ने, जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी है। रजिया ने क्या करा, दिल्ली की जनता के सामने गई, लाल वस्त्र पहने हुए थे, नमाज पढ़कर, नमाज का समय हो रहा था, तो दिल्ली की जनता के सामने जाती हैं रजिया, और दिल्ली की जनता के सामने अपने लिए एक न्याय की पुकार करती हैं, गुहार लगाती हैं कि भाई देखो, हमारे पिताजी ने हमारे लिए कहा था कि हम बनेंगे अगले शासक या शासिका, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बन गई है। दिल्ली की जनता ने जो उनकी बातें सुनी, समर्थन करा, साथ दिया। साथ ही साथ जो दिल्ली की जनता के साथ, यहाँ पर देखिए आप, दिल्ली जनता प्लस कुछ अमीर वर्ग, कुछ अमीर वर्ग, अमीर वर्ग याद रखना, उच्च पदों पर नियुक्त लोगों को। ठीक है, तो दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिला प्लस कुछ अमीर वर्ग का सपोर्ट मिला, और इन दोनों के समर्थन के साथ ही दिल्ली की जो अगली सुल्तान है वो बन जाएंगी रजिया। तो रजिया अब सुल्तान तो नहीं कहा जाएगा, सुल्तान क्योंकि पुरुष के लिए कहा जाता है, तो रजिया कहलाएंगे क्या? सुल्ताना। सुल्ताना, पुरुष के लिए सुल्तान होता है, महिला के लिए सुल्ताना होता है, तो रजिया सुल्ताना बन गई। इनका शासनकाल अगर देखें तो 1236 से लेकर के 1240, जो कि बहुत कम है, कुल मिलाकर के 4 साल, सिर्फ 4 साल तक रजिया शासन कर पाई। और ऐसा कहा जाता है कि रजिया एक बहुत अच्छी शासिका के तौर पर कार्य करती थी, शासन प्रशासन बहुत सही से देखती थी, किंतु एक महिला होने के कारण ही उनका जो ये शासनकाल है इसको समाप्त कर दिया गया, और उनका जो एक साम्राज्य है या उनका शासनकाल है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। और मुख्य भूमिका में अगर इसका कारण बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि रजिया का महिला होना ही उसके पतन का कारण बना। आगे देखते हैं क्या क्या कहानी थी। दिल्ली सल्तनत की रजिया के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, मतलब महिला ने अगर दिल्ली पर शासन करा है कोई महिला ने, तो वो नाम वहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ रजिया का, पहला और अंतिम, इतिहास के या मध्यकालीन भारत की दृष्टि से।
दिल्ली की जनता प्लस कुछ अमीर वर्गों के सहयोग से ये सुल्ताना बनी थी, ये बात आपको समझा दी गई है। रजिया अमीर वर्ग उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी। अब बात समझे तो हैं इसको भाई कि रजिया अमीर वर्ग आपको मालूम है जो उच्च पदों पर नियुक्त हैं, उनकी कोई बात ही नहीं मानती थी। उनको जो शासन चलना है रजिया अपने हिसाब से चलाएगी, उसमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है कि अमीर वर्ग वाले अपनी राय दे रहे हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे, नहीं, उनका हस्तक्षेप पूरा बंद। साथ ही साथ जो उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग का मतलब यह है कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक उच्च पदों पर होते हैं, धार्मिक उच्च पदों पर नियुक्त हैं एक तरह से। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारे बड़े बड़े संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, इस तरह के बाबा लोग होते हैं। तो इस्लाम धर्म में जो ये उच्च पदों पर होते हैं, जो उच्च उच्च स्थानों पर होते हैं, इस धर्म से रिलेटेड उन लोगों को कहा जाता है उलेमा वर्ग। तो कुल मिला के इस्लाम धर्म के महान पुरुष ऐसा कह लो। तो रजिया जो है अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप पसंद ही नहीं करती थी, इन लोगों को दूर रखती थी। एज अ रिजल्ट इसका कारण क्या होगा कि तुर्की अमीर वर्ग और ये उलेमा वर्ग इनके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो बात ही नहीं सुन रही हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, प्रशासन में। रजिया ने टोटली केंद्रीकरण कर लिया, मतलब सारी अथॉरिटी अब रजिया के हाथ में है, केंद्र में है, अब सेंटर में है सारी पावर। ठीक है, और देखते हैं रजिया के बारे में। तुर्की अमीर वर्ग इनके विरुद्ध थे, उलेमा भी इनके विरुद्ध थे, क्योंकि इस्लाम, पहली बात तो आप ये समझो कि तुर्की अमीर और उलेमा इनके विरुद्ध थे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। कारण इसका बताया गया कि इस्लाम धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कोई महिला पुरुष पर शासन नहीं कर सकती, महिला पुरुष पर शासन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर रजिया सुल्ताना है तो उसके आदेश तो सारे पुरुषों को मानने पड़ेंगे, जितने भी पुरुष हैं उसके साम्राज्य में। तो ये बात उलेमा वर्ग और जो अमीर वर्ग उन्होंने कहा कि भाई ये तो इस्लाम के ही विरुद्ध है। साथ ही साथ जैसे ही रजिया, आपको एक बार बताता हूँ, रजिया जैसी सुल्ताना बनी तो उन्होंने महिला वस्त्रों का त्याग करा और पुरुष वाले वस्त्र पहन करके वो रूलिंग में आ गई थी। ठीक है, तो ये सब बातों को उन्होंने बताया कि इस्लाम धर्म की तौहीन करती है, ऐसा वैसा, इस तरह से उनको कहा गया। अब रजिया के विरुद्ध आप देखिए कि ये जो तुर्क लोग हैं, जिसमें उलेमा वर्ग है, अमीर वर्ग है, सब तुर्क हैं। ठीक है, तो रजिया को ये बात तो दिख रही है कि सब उसके विरोध में हैं। तो रजिया ने क्या करा, शासन प्रशासन में, मतलब अपने डिपार्टमेंट में, जो रजिया का जो पूरा साम्राज्य है, जो उसका पूरा रूल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें उसने क्या करा, गैर तुर्कों को, तुर्कों से अलग कुछ लोगों को नियुक्त करा। इसी क्रम में उन्होंने एक जलालुद्दीन मलिक याकूत को नियुक्त करा, एक जलालुद्दीन मलिक याकूत को नियुक्त करा। ये अबिसिनियाई अफ्रीका के थे। ठीक है, इनको उन्होंने एक पद पर नियुक्त करा, इस पद का नाम था अमीर ए अखनूर। अमीर ए अखनूर मतलब घोड़शाला का जो प्रमुख होगा, जो पूरी घोड़शाला का एक तरह से इसके अंडर आएगी पूरी घोड़शाला उस जमाने की। तो एक तरह से आप ये समझिए कि घोड़शाला का जो प्रमुख था वो किसको बना दिया रजिया ने, जलालुद्दीन मलिक याकूत को। शासन प्रशासन में जलालुद्दीन मलिक याकूत का रजिया जी के साथ बहुत सी बातें रही, उनके ये विश्वसनीय भी रहे। तो इस बात का जो अमीर वर्ग है और उलेमा वर्ग है, इन लोगों ने इनके विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाने लगी कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ नाजायज संबंध हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इस तरह की अन्य अन्य बातें इनको बदनाम करने के लिए फैलाई गई पूरे दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, तो बात यहाँ पर आती है कि काबिल होने के बावजूद भी रजिया को नापसंद करा गया, क्योंकि रजिया को महिला थी, रजिया एक महिला थी, क्योंकि इस वजह से इनके विरुद्ध विद्रोह करने की शुरुआत हो गई। साथ ही साथ आगे देखा जाए तो जो रजिया थी, पहले तो आपने देखा कि जलालुद्दीन मलिक याकूत के साथ इनके कुछ संबंध बता करके इनको बदनाम करने की कोशिश करी गई, इनकी छवि को दूषित करने की कोशिश करी गई। साथ ही साथ एक समय ऐसा आया कि जो अल्तुनिया नाम का एक बंदा है, उसे भटिंडा का इक्तादार नियुक्त कर रखा था। इक्तादार व्यवस्था आपको पहले बता रखी है।
तो भटिंडा का इक़्तिदार था अल्तुनिया। अब एक समय ऐसा आया कि अल्तुनिया ने वहां पर विरोध कर दिया, अगेंस्ट हो गया, भाई मैं नहीं मानूंगा किसी के ऑर्डर, मैं ही खुद राजा हूँ। ऐसी कुछ स्थिति की उसने शुरुआत कर दी। ये भटिंडा में था। रजिया बैठी हुई दिल्ली में। रजिया को इस खबर की जानकारी मिलती है तो रजिया वहां से चलती हैं किधर की ओर, भटिंडा की ओर, इस विद्रोह को शांत करने के लिए कि मैटर देखती हूँ क्या होता है। रजिया दिल्ली से भटिंडा की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में, या आप ये देखिए कि एक सेकंड इसको यहाँ पर समझाता हूँ मैं, तो इसको यहीं पर देखते हैं अगर जगह बन जाए यहाँ पर तो। हाँ, तो रजिया दिल्ली से भटिंडा की ओर जा रही है। अब जब ये दिल्ली से भटिंडा की ओर जा रही है तो इसी बीच में दिल्ली में क्या करा, तुर्की अमीरों ने बहराम शाह नाम के एक बंदे को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना दिया। आ रही बात समझ में? दोबारा से समझिए। अल्तुनिया ने भटिंडा में रजिया के विरोध विद्रोह शुरू कर दिया है। कुछ इस प्रकार की स्थिति हो रही है। रजिया को इस खबर की जानकारी मिलती है। रजिया दिल्ली से भटिंडा की ओर इस मामले को शांत करने के लिए जा ही रही हैं। तो रजिया जब दिल्ली से भटिंडा की ओर जा रही हैं, इसी बीच में तुर्क अमीरों ने दिल्ली में क्या करा, बहराम शाह नाम के एक व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना दिया। रजिया की एब्सेंस में, रजिया वहां है ही नहीं। रजिया के साथ क्या हुआ, रजिया भटिंडा जा रही है, उसको बहराम शाह को तो वहां बना दिया दिल्ली का वो अगला सुल्तान, ठीक है। अब रजिया जा रही है भटिंडा और रास्ते में जो अल्तुनिया नाम का व्यक्ति है जिसको शांत करने जा रही है, एक तो उसने उनको किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और रजिया के सामने प्रस्ताव रख दिया कि भाई मुझसे तुम करो शादी, विवाह प्रस्ताव रख दिया कि मुझसे करो शादी। अब रजिया क्या करे, रजिया तो यहाँ पर हो गया भाई कि रजिया गुंडों में फंस गई। कुछ इस तरह के आपने गाने भी सुने होंगे। तो रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया का क्या हुआ फिर कहानी, अब विवाह प्रस्ताव रख दिया तो रजिया के सामने ये समस्या आ गई कि भाई अब मैं क्या करूं, ना कहूंगी तो कारागार में सड़ो, वरना किसी प्रकार से ये परेशान ही करेंगे, है ना, अल्तुनिया ने। तो रजिया के सामने एक तरह से आप देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ कि अल्तुनिया ने गिरफ्तार करके विवाह प्रस्ताव रखा, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया ने एक सोच समझ के एक निर्णायक फैसला लिया कि चलो भाई फिलहाल के लिए हाँ करके शादी कर लेते हैं, और रजिया इनसे हाँ कर देती हैं शादी के लिए। रजिया सोचती हैं अब दिल्ली में भी ऐसी घटना हो चुकी है कि वहां मेरी एब्सेंस में तुर्क अमीरों ने बहराम शाह नाम के एक व्यक्ति को भैया वहां का अगला सुल्तान बना दिया है, तो मुझे अब साथ की तो जरूरत है, चलो इन्हीं के साथ चलती हूँ वहां। अल्तुनिया इस सोच में थे कि मेरी वाइफ है भाई, ये दिल्ली की शासिका बनेंगे तो मेरे हाथ में भी बहुत सी पावर आएगी, ठीक है। तो भैया शादी हो गई, दोनों के दोनों दिल्ली वापस जा रहे थे अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए। दिल्ली जाने के बीच में हरियाणा नाम की एक जगह पड़ती है। भटिंडा से अगर दिल्ली जाएं तो हरियाणा में कैथल नाम की जगह है, वहां विश्राम करने के लिए रुके हुए थे रजिया और उनकी जो पूरी टीम थी। तो क्या हुआ, इसी समय पर डाकुओं ने अटैक करा और रजिया को मार दिया। रजिया की हो गई यहाँ पर मृत्यु। कुछ एक किताबों में यह भी बताया जाता है, कुछ एक इतिहासकारों के द्वारा, कि बहराम शाह ही भेष बदल करके डाकू के रूप में आया था और रजिया की उसने ही मृत्यु करी थी। तो ये बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं रजिया के बारे में, और रजिया की यहाँ पर हो चुकी है मृत्यु। और रजिया से रिलेटेड जो जो बातें आपके सिलेबस में थी वो तो मैंने बताई दी हैं, साथ ही साथ कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें पूरी कहानी के तौर पे आपको समझाने के लिए वो भी बताई हैं। तो रजिया का टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म, और अगला दिल्ली का सुल्तान यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कौन, बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242, महज 2 साल ही शासन करा बहराम शाह ने। क्योंकि बहराम शाह को तुर्क अमीरों ने नियुक्त करा था एज अ सुल्तान, तो ये तो उनके हाथ की कठपुतली है, ये बात बहराम शाह भी जानता था, तो ये उनके सारे आदेशों का पालन किया करता था। तुर्क अमीरों को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि जहां रजिया ने एक बार ये केंद्रीकरण की व्यवस्था लागू कर दी है और उसने तुर्क अमीर और उलेमा वर्ग का दखल अंदाजी पूर्णतः रूप से निषेध कर दिया था, मतलब बंद भाई, अब
रजिया करेगी फैसला या सुल्तान करेगा, इसमें ये उलेमा और तुर्क अमीरों का कोई रोल नहीं है। इस तरह की उन्होंने स्थापना कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। इस बात को ही उलेमा और ये तुर्क अमीर खास करके इनके दिमाग में थी ये बात, तो इन्होंने जैसे ही अपना बहराम शाह को शासक बनाया तो अपनी मन मर्जी का इन्होंने एक नियम बनाया कि हमारे शासन में भाई इंपॉर्टेंस रहे। ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई तुम वो कर ही नहीं रहे हो, कि हमारी कोई महत्वता ही नहीं है, जैसा कि उसने कर दिया था रजिया ने। रजिया ने ऐसे ही तो करा था इनके लिए कि भाई इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है शासन प्रशासन में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुर्क अमीरों ने क्या करा, शासन में अपना महत्व कायम रखने के लिए एक नए पद का सृजन कराया, मतलब एक नई पोस्ट स्टार्ट करवा दी, और इस पद का नाम था नायब। याद रखना इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नायब नाम के पद का इन्होंने, ये देखो यहाँ लिखा भी है ना, नायब पद का शुरुआत करा गया, या नायब ए मुमलिकात, ठीक है, नायब ए मुमलिकात नाम से इस पद को भी इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, नायब ए मुमलिकात पद क्या है भाई, इसमें क्या है? देखो, नायब या नायब ए मुमलिकात पद क्या है? ये राजा के समान तुर्क अमीरों के द्वारा निर्णय में, प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया? तुर्क अमीर वर्ग है, तुर्क अमीर वर्ग, ये मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है भाई, उच्च पदों पर नियुक्त, जो बड़े बड़े पोस्टों पर नियुक्त हैं तुर्क लोग, बात खत्म। तुर्क अमीरों का ही कोई एक नेता, इन्हीं के बीच में से कोई एक बंदा जाएगा जो इस पद पर बैठेगा, नायब पद पे। और नायब का जो पावर है वो इतना है कि शासन प्रशासन में राजा इसी की सलाह लेगा। आ रही है बात समझ में? राजा के समान ही इसकी शक्तियां हैं, इसकी बातों का भी महत्व है। तो 1242 में मंगोल आक्रमण हुआ दिल्ली पर, और उसी दरमियान आपका बहराम शाह की मृत्यु हो गई, और अगला सुल्तान बनता है बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। ये अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? ये था आपका रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र। अब रुकनुद्दीन फिरोज कौन है, जरा सा आप अगर याद करें तो आपको याद आएगा, इल्तुतमिश आपको याद होगा। इल्तुतमिश ने घोषणा करी थी कि अगले उत्तराधिकारी उनका कौन बनेगा, उनकी बिटिया रजिया। लेकिन रजिया को ना बना करके कुछ लोगों ने, कुछ तुर्क अमीर लोगों ने उनके एक बेटे रुकनुद्दीन को बना दिया था दिल्ली का सुल्तान। और रुकनुद्दीन फिरोज और इन्हीं की एक मदर थी जिनके बारे में बताया था, शाह तुर्कान नाम से, जो बहुत क्रूर थी, और इन्हीं का विरोध लोगों ने बहुत करा। और आगे चल के दिल्ली सल्तनत में जब इनका विरोध होने लगा तो तभी जाके रजिया लोगों के सामने अपने लिए फेवर मांगती हैं और वही अगली सुल्ताना बनती हैं। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था, इन्हीं का पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। समय काल रहा है इसका 1242 से 1246। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में देखा कि 1242 से 1246 तक का इनका समय रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या करा कि बलबन, इनके दरबार में था बलबन, तो ये जो बलबन था इसको अलाउद्दीन मसूद शाह ने एक, आप कैसे इसको समझेंगे, आप ये समझिए कि बलबन को इन्होंने एक पद पर, एक पोस्ट पर नियुक्त करा था। उस पोस्ट का नाम था अमीर ए हाजिब। ये आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी समझाने के लिए, अमीर ए हाजिब नाम के पद पर नियुक्त करा था। ये ऐसा पद था कि भाई इसके हाथ में पावर बहुत थी, ये जिसको चाहे राजा बन। अमीर ए हाजिब के पद पर था तो मतलब इनके हाथ में बहुत शक्ति थी, शासन प्रशासन में इस पद पर इतनी शक्ति थी कि ये राजा को भी बदल सकते थे। ध्यान रखें, राजा नहीं कहेंगे, आपको समझाने के लिए राजा कह रहा हूं, सुल्तान। सुल्तान को भी बदलने का एक तरह से ऐसी कुछ पावर थी थोड़ी बहुत इनके पास।
तो बलबन ने क्या करा, अलाउद्दीन मसूद शाह ने इनको अमीर हाजी पद पर नियुक्त करा, तो बलबन ने इसी शक्ति के तहत अगला शासक बना दिया नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद को नासिरुद्दीन महमूद को अगला शासक बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद का अगर हम शासनकाल देखें तो 1246 से 1265 तक का था। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लेंथी होता जा रहा है चैप्टर, लेकिन आपको अगर बातें समझानी है तरीके से तो लेंथी तो बनेगा ही। तो आप लोग भी अगर ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लें, थोड़ी देर बाद फिर से इसको रिज्यूम करके देखें, ठीक है। तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को अगला शासक बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहा 1246 से 1265 का। साथ ही साथ बलबन ने क्या करा, अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद के साथ कराया, क्योंकि नासिरुद्दीन को ही इन्होंने अगला सुल्तान बनाया था, ध्यान रहे। साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, किसने, बलबन ने। और नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। उलूग खां की उपाधि दी मतलब अधिकारी, सैन्य अधिकारी में टॉप पोस्ट। इतना आपको समझना नहीं है, बता रहा हूं फिर भी। तो उलूग खां की उपाधि दी, याद रख लेना कि उलूग खां की उपाधि किसको दी थी, सैन्य में सबसे टॉप का अधिकारी सेना में। तो उलूग खां को बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब पद पर भी नियुक्त करा। नायब पद आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राजा के समान ही पद होता है, वो भी निर्णय, फैसले कुछ भी होगा तो इसकी ही सलाह से राजा आगे करता था। तो बलबन की शक्ति में आप देखिए कि इजाफा होते जा रहा है धीरे धीरे करके। तो नासिरुद्दीन ने बलबन को नायब का पद भी दे दिया। साथ ही साथ नासिरुद्दीन ने बलबन को छत्र प्रयोग की भी इजाजत दे दी थी। छत्र प्रयोग का मतलब क्या हुआ, छत्र मतलब आप ऐसे समझिए, आज गवर्नमेंट की एक स्टैंप होती है ना, सरकारी ठप्पा, तो छत्र राजा का स्टैंप है। कोई भी आदेश है, कोई भी फरमान है, कोई भी सरकार से रिलेटेड, राजा या प्रशासन से रिलेटेड जो सुल्तान का कोई भी आदेश है, वो अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक उसमें राजा की एक स्टैंप ना लगी हो। तो ये छत्र उसी स्टैंप को कहा गया है। ये सिर्फ राजा उपयोग करता था इस छत्र का, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने इस छत्र का उपयोग करने की अनुमति बलबन को भी दे दी थी। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ बलबन एक अमीर हाजी पद पर भी है नियुक्त, साथ साथ बलबन को नायब का पद पर भी दे दिया है, छत्र के प्रयोग की भी इजाजत दे दी है। लगभग राजा या सुल्तान वाले जो काम है वो सारे बलबन के हाथों होने लग गए हैं एक तरह से, या उसके हाथों में शक्ति आ रही है। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा बताया गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे कि एक मिन्हाज नाम से और एक मोरक्को का यात्री आता है इब्ने बतूता। मिन्हाज और इब्ने बतूता के हिसाब से ये लोग ये कहते हैं कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की है षड्यंत्र के तहत और उनको जहर देकर मारा है। तो ये बात कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु को लेकर इब्ने बतूता और मिन्हाज इतिहासकार। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी मुझे लगता है। तो यहां पर तक हम लोग नासिरुद्दीन महमूद तक को देख चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने किन किन के बारे में पढ़ लिया, एक बार उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर पढ़ा हमने आराम शाह के बारे में,
आराम शाह के बाद हमने पढ़ा आपका इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बाद हमने पढ़ा आपका रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद हमने पढ़ा रजिया के बारे में। रजिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह के बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसके बारे में कुछ। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद हम लोगों ने पढ़ा नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन अभी पढ़ा ना, जिसको जहर देके मार दिया इब्ने बतूता, और ये लोग कह रहे हैं कि बलबन ने जहर देके मारा है भाई इसको। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। तो कुल मिलाकर के हमने 8 पढ़ लिए हैं, प्लस 3 और हैं जो हम कल पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में। और उसी के साथ ये 11 शासक बताए थे ना आपको गुलाम वंश में। गुलाम वंश में क्या था भाई? गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हैं। तो इन 11 में से हम लोग 8 पढ़ चुके हैं। नासिरुद्दीन महमूद की यहाँ पर हत्या हो चुकी है। जो हमने ये देखा था कि नासिरुद्दीन महमूद को कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको जहर देकर के मारा गया है, तो जहर देकर के मारा गया है ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि नासिरुद्दीन महमूद की तो मृत्यु हो चुकी है, तो इसके बाद अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक आ जाएगा यहाँ पर आपका कौन? बलबन। ध्यान रहे, पर आ जाएगा बलबन। अब बलबन के बारे में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। बलबन और +2 और होंगे शासक, और उसी के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद जो कहानी है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी बातें आ गई होंगी भाई समझ में सबको। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, इसके आगे की कहानी तब समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।